यस पेरेंट्स, दिस इज़ नीलेश कुमार और आप हैं दक्षिण कोसल क्लासेस के इस चैनल पर। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के नामकरण के बारे में। तो सबसे पहले बिना समय व्यर्थ किए हुए हम स्टार्ट करते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो विभिन्न नाम हैं वो विभिन्न कालखंडों में क्या क्या थे। ठीक, तो देखते हैं। हम छत्तीसगढ़ और बस्तर दोनों हिसाब से देखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग था, है ना, वो इलाका बहुत समय तक क्या था, दंडकारण्य या बस्तर के क्षेत्र से अलग था। तो वह बहुत समय तक अलग नाम से जाना जाता था और बस्तर का जो क्षेत्र है वो अलग नाम से जाना जाता था। बस्तर जो है कोटपाड़ की संधि के बाद छत्तीसगढ़ की मुख्य धारा में शामिल होता है। ठीक, तो उससे पहले तो जो छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग है वो बस्तर के इलाके से अलग ही था। ठीक, तो आपको जो वर्तमान स्वरूप देखने को मिलता है वैसा पूर्व में नहीं था। ठीक, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सर आप फिर बोल रहे होंगे कि बस्तर कैसे अलग और छत्तीसगढ़ कैसे अलग, है ना। तो इसके पीछे का लॉजिक ही यही है कि बस्तर जो है कोटपाड़ की संधि के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्य भूभाग में शामिल हुआ और वो छत्तीसगढ़ के भौगोलिक जो सीमा है उसका हिस्सा बनता है। ठीक, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ और बस्तर के नाम अलग अलग थे और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को अलग कहा जाता था और बस्तर के क्षेत्र को अलग कहा जाता था। बस्तर का जो क्षेत्र है ना, वो ज़्यादा विस्तृत था बजाय के छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग, क्योंकि बस्तर क्षेत्र में आपके उड़ीसा, ठीक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आपके वर्तमान में तेलंगाना और शेष आंध्रा का जो हिस्सा है यानी आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है ये दंडकारण्य क्षेत्र में आता था। ठीक, लेकिन वर्तमान में हम बस्तर के क्षेत्र के रूप में जानते हैं, इसलिए हम उसी के रूप में इसको अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को हम दक्षिण दिक् के नाम से जानते हैं, है ना। ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिली है। ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारी वैदिक काल से मिली है कि नहीं मिली है, या वैदिक काल छत्तीसगढ़ या वैदिक कालीन छत्तीसगढ़ की जानकारी हमें प्राप्त हुई है, तो नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद की जब रचना हुई थी तो उस समय तक जो आर्य थे वो विंध्य पर्वत को पार नहीं कर पाए थे, यानी नर्मदा को पार नहीं कर पाए थे। तो इस कारण उसके उत्तर का इलाका जो है उसका ही वर्णन है ऋग्वेद में। उसके दक्षिण का जो भाग है जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल है उसका वर्णन हमको देखने को नहीं मिलता है। तो ऋग्वैदिक काल तक तो कोई भी वर्णन नहीं छत्तीसगढ़ का, हाँ, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसे दक्षिण दिक् जरूर कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल के बाद हम आते हैं रामायण काल। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। हमें पता है कि कोसल के दो भाग थे, उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल। उत्तर कोसल जो था वो राजा दशरथ के साम्राज्य का हिस्सा था, जो जिसकी राजधानी थी अयोध्या, है ना। अयोध्या जो है वर्तमान में सरयू नदी के तट पर है। ठीक, और दक्षिण कोसल जो है वो वहाँ पर शासन था राजा भानुमंत का। ठीक, राजा जो भानुमंत थे वे उनके पिता थे कौशल, है ना, महाकौशल बोला जाता था उनको, है ना। तो महाकौशल के पुत्र भानुमंत, भानुमंत की पुत्री भानुमति को ही कौशल्या कहा जाता है। जिस तरह किसी स्त्री को उसके जन्म स्थल से पुकारा जाता है, आज के डेट में आप अगर देखते हैं तो अगर कोई कहीं से आता है, जैसे कोरबा से आया तो कोरबीहीन, हमारे छत्तीसगढ़ में ये चीज़ प्रचलित है। तो वैसा ही चूँकि माता कौशल्या छत्तीसगढ़ से आती थी इसलिए उनको कौशल्या कहा गया, है ना। तो उनका पूरा नाम भानुमति था। ठीक, तो उनका विवाह होता है किससे? राजा दशरथ से। और जो चूँकि भानुमंत की कोई संतान नहीं थी, इस कारण सर्वस्व जो क्षेत्र है वो आपको दशरथ के साम्राज्य में मिला हुआ दिखता है बाद में। ठीक, तो दक्षिण कोसल रामायण काल में इस क्षेत्र को कहा जाता था। और दक्षिण कोसल इसके अलावा हमको वाल्मीकि रामायण में तो वर्णित मिलता ही है। इसके अलावा आपके जो रतनपुर शिलालेख है ना, और कुरुकपाल शिलालेख, सोमेश्वर देव का कुरुकपाल शिलालेख है। ठीक, और रतनपुर शिलालेख है, इसमें दक्षिण कोसल नाम हमको देखने को मिलता है। दंडकारण्य बस्तर को कहा जाता था रामायण काल में। आपको क्वेश्चन पूछता है कि बस्तर को रामायण काल में किस नाम से जाना जाता था,
तो दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रामायण काल के बाद महाभारत काल। महाभारत काल में जो छत्तीसगढ़ है उसको प्राग कौशल के नाम से जाना जाता था, जबकि बस्तर का जो क्षेत्र है उसे कांतार के नाम से हम जानते हैं। फिर अगर हम महाजनपद काल में आते हैं तो ये चेदी जनपद का हिस्सा रहा है, कौशल जनपद का भी हिस्सा रहा है ना। तो हुएनसांग इस समय आता है और इस क्षेत्र के लिए इसने वर्ड प्रयोग किया सलो। ठीक, इसने अपनी रचना जो है ना शिव की, उसमें किया सलो शब्द का प्रयोग किया छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक, आपको इतना ही याद रखना है। बस्तर के लिए इसने पोलोमो ली किली ये शब्द प्रयोग किया है, लेकिन आप उसे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल। गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को कौशल के नाम से ही जाना जाता था और आपके जो हरिशेन की प्राग प्रशस्ति है ना, या इलाहाबाद जो प्रशस्ति है, उसमें दक्षिणापथ का मार्ग बताते हुए समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय के बारे में बताया गया है, जिसमें यह भी बताया गया कि यहाँ पर जो समुद्रगुप्त है वो अपनी दक्षिण विजय के दौरान छत्तीसगढ़ के 2 राजाओं को परास्त करता है ना। एक राजा महेंद्र और दूसरे कौन, व्याघ्रराज। ठीक, तो इस समय जो बस्तर का जो क्षेत्र है उसे महाकांतार के नाम से जाना जाता था गुप्त काल में, और जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है उसे कौशल के नाम से जाना जाता था। तो कौशल नरेश महेंद्र और दक्षिण में महाकांतार जो है उसका नरेश था व्याघ्रराज। इन दोनों को पराजित करता है। मुगल काल में इसे रतनपुर राज के नाम से जाना जाता था। आईने अकबरी में वर्णित है अबुल फजल फैजी की, है ना। तो अबुल फजल की रचना है आईने अकबरी, उसमें रतनपुर राज वर्णित है। फिर छिंदक नागवंशियों काल में जो बस्तर क्षेत्र है उसको चक्रकोट और भ्रमरकोट के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो चक्रकोट और भ्रमरकोट के नाम से जो बस्तर क्षेत्र है वो जाना जाता था। और फिर ब्रिटिश काल में इसे महाकौशल कहा कनिंघम ने। चूँकि यह क्षेत्र बहुत ही बड़ा था तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलाके को मिलाकर इस क्षेत्र के लिए महाकौशल शब्द का प्रयोग किया कनिंघम ने। ठीक, तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी इसके साथ कि इनके बैकग्राउंड में क्या था और चीज़ें क्या थी। ठीक, थोड़ा सा हम फिर से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, एक बार फिर से देखिएगा। वैदिक काल में दक्षिण दिक कहा गया छत्तीसगढ़ को, रामायण काल में दक्षिण कौशल कहा गया, जबकि बस्तर को दंडकारण्य कहा गया। महाभारत काल में प्राग कौशल कहा गया और बस्तर को कांतार कहा गया। हुएनसांग ने छत्तीसगढ़ को किया सलो कहा और बस्तर को पोलोमोली किली कहा। ठीक, गुप्त काल में छत्तीसगढ़ हेतु कौशल शब्द का प्रयोग किया गया है और जो बस्तर क्षेत्र है उसे महाकांतार कहा गया है। मुगल काल में छत्तीसगढ़ को रतनपुर राज के नाम से जाना जाता था। छिंदक नागवंशी काल में बस्तर क्षेत्र के लिए चक्रकोट और भ्रमरकोट शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्रिटिश काल में इसे महाकौशल कहा कनिंघम ने। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ छत्तीसगढ़ के विभिन्न कालों में विभिन्न नाम, लेकिन वर्तमान में जो हमें नाम देखने को मिलता है छत्तीसगढ़, उस शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ और कैसे यह प्रचलन में आया, ये हम इसके आगे देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग या साहित्यिक प्रयोग, अधिकतर प्रश्न में आजकल ऐसे ही पूछता है कि छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग या साहित्यिक प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो दलराम राव या दलपत राम राव, ये दोनों वर्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये दलराम राव जो है ये खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि के चारण कवि थे। ठीक, किसके, लक्ष्मी निधि के चारण कवि थे, है ना। तो उनके ही प्रश्रय में या आश्रय में दलराम राव ने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग किया। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक संदर्भ में अगर देखें तो एक चीज़ कन्फ्यूज़न यहाँ पर अधिकतर बच्चों को रहती है कि बिलासपुर गजेटियर है कि रायपुर गजेटियर है कि 1795 का जो कैप्टन ब्लंट की यात्रा है उसमें जमींदार ऑफ छत्तीसगढ़ कोई बुक है। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कैप्टन ब्लंट जो थे
वो अंग्रेज ICS अधिकारी थे। उन्होंने विभिन्न जो दूरस्थ क्षेत्र थे उनकी यात्रा की। इसी के तहत वो छत्तीसगढ़ भी आते हैं और वो छत्तीसगढ़ में जो राजमुंदरी क्षेत्र है उसकी क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। और इस यात्रा का वर्णन उन्होंने 1795 में, क्या यात्रा की थी 1795 में, और उन्होंने इस जो क्षेत्र का वर्णन है उसमें यहाँ के जो जमींदारों को जमींदार्स ऑफ छत्तीसगढ़ कहा, यानी इस क्षेत्र के जो जमींदारों को जमींदार्स ऑफ छत्तीसगढ़ कहा। तो इसी के अनुसार छत्तीसगढ़ जो शब्द है वो प्रशासनिक प्रयोग में पहली बार आता है कैप्टन ब्लंट के द्वारा। याद रखिएगा 1795 में किसी प्रकार का बिलासपुर गजेटियर या रायपुर गजेटियर नहीं था, है ना। अगर कहीं बुक से पढ़ते हैं तो ये आप ध्यान रखिए, किसी प्रकार का बिलासपुर या रायपुर गजेटियर नहीं है, ठीक। आप जब भी आंसर लेंगे अगर आपको प्रमाण की ज़रूरत पड़ती है तो मुझसे ले लीजिएगा, ठीक। मैं आपको प्रमाण दे दूंगा, है ना। जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर है बिलासपुर का, उसमें वर्णित है कि 1909 का जो बिलासपुर गजेटियर जो था वो ये जो कैप्टन ब्लंट की यात्रा है उस पर आधारित था, ठीक। इसके अलावा और बहुत सारे उन्होंने संदर्भ लिए हैं। तो बिलासपुर गजेटियर में ये संदर्भ लिया गया है कैप्टन ब्लंट की यात्रा का, ठीक। इनकी जो यात्रा थी उसको बिलासपुर गजेटियर में शामिल किया गया है ना। इसके अलावा और बहुत सारे संदर्भ हैं, बहुत सारे लोगों से संदर्भ लिए गए हैं, उसको बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में शामिल किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि जो कैप्टन ब्लंट की यात्रा है वो 1795 में हुई थी, जो राजमुंदरी की यात्रा है, और उन्होंने इस क्षेत्र के जमींदार के लिए जमींदार और छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। तो इस तरह पहली बार ब्रिटिशर्स के द्वारा छत्तीसगढ़ जो शब्द है उसका प्रयोग प्रशासनिक संदर्भ में आता है। इसके बाद ऑफिशियली जो गवर्नमेंट है वो 1909 में बिलासपुर गजेटियर प्रकाशित करती है, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर प्रकाशित करती है सेंट्रल प्रोविंस एंड डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के तहत। और कई जगह आप देखेंगे 1910 भी मिलता है। तो याद रखिएगा ये एक्चुअल में पब्लिकेशन जो है 1909 का है, और 1910 में जो है इसका क्या हुआ था, इसका आप क्या कह सकते हैं एक तरह से जो पंजीयन है वो हुआ था। इसीलिए कई जगह 1910 भी दिखता है आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका जो एक्चुअल जो पब्लिकेशन है वो 1909 ही है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको पूछता है कि छत्तीसगढ़ शब्द का वर्णन गोपाल मिश्र ने अपनी किस किताब में किया। तो खूब तमाशा उनकी किताब है ना। वो राजा राजश्री के प्रश्रय में थे। इन्होंने 1689 में क्या किया, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। फिर 1896 में बाबू रेवाराम ने विक्रम विलास नामक अपने ग्रंथ में जो सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद था उसमें क्या किया, छत्तीसगढ़ शब्द का वर्णन किया है, ठीक। अब हम उस पर नहीं जाएंगे कि क्या वर्डिंग्स क्या क्या थे या कविताएं क्या थी, ठीक। तो आपको क्वेश्चन मैक्सिमम यहीं से आएंगे कि छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग तो दलराम राव 1487 में। किसके चारण कवि थे, तो लक्ष्मी निधि के चारण कवि थे। प्रशासनिक संदर्भ में 1795 की कैप्टन ब्लंट की जमींदार सब छत्तीसगढ़ वर्णित करना, और 1909 में बिलासपुर गजेटियर। अगर गजेटियर पूछता है तो याद रखिएगा 1909 का बिलासपुर गजेटियर आएगा, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की उत्पत्ति के संबंध में मान्यताएं क्या हैं। आपको 3, 4, 5, 6 ऐसे अलग अलग मान्यताएं याद नहीं रखनी, केवल 3 मान्यताएं हैं जो मैक्सिमम टाइम पूछी जाएंगी, और आपको उसी को ही क्या रखना है, ध्यान रखना है। सबसे पहले छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कहने का अर्थात ये है कि देखिए छत्तीसगढ़ जो शब्द है वो अभ्रंशित होके कैसे बना, है ना। इसके पीछे मान्यता क्या है कि छत्तीसगढ़ जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके पीछे अलग अलग लोगों ने अलग अलग लॉजिक दिया, कोई स्पेशल लॉजिक नहीं है या कोई पुष्ट लॉजिक नहीं है, ठीक। तो पहला लॉजिक जो है ये है चेदियों का, ठीक। चूँकि चेदी छत्तीसगढ़ जो है चेदी जनपद का हिस्सा था और चेदियों ने छत्तीसगढ़ पर राज किया, और इस कारण छत्तीसगढ़ को चेदिसगढ़ कहा गया, ठीक। तो छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ बना, यह अभ्रंशित होकर।
ये मान्यता हीरालाल शुक्ल की और नेल्सन की। ठीक, फिर है छत्तीसगढ़। छत्तीस चर्मकार परिवार जो कहाँ आए थे, छत्तीसगढ़ आए थे, है ना, उनके नाम पर छत्तीसगढ़ पड़ा। ये बेगलर का कहना है, ये बेगलर की मान्यता है। और छत्तीसगढ़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ कहा जाता है। ये डॉक्टर शंकर शेष, चिस्मौर हैवियट और कैप्टन स्मिथ जो है ना, इनकी मान्यता है। तो मोस्टली यही 2 क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि छत्तीसगढ़ है ना किसके अनुसार है, तो हीरालाल शुक्ल और नेल्सन के अनुसार। छत्तीसगढ़ जो है बेगलर के अनुसार है और चिस्म हैवियट के अनुसार छत्तीसगढ़ है। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, बस इतना ही है। छत्तीसगढ़ नामकरण के संदर्भ में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं ये इसी में से ही बनेंगे, इसके ज़्यादा और कुछ नहीं है। ठीक, चलिए तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो के संबंध में कुछ सुझाव देने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दे सकते हैं। ठीक, थैंक यू।